हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे चीन पर मोदी सरकार का बहुत बड़ा अग्नि प्रहार दोस्तों अचानक दे दिया। मोदी सरकार ने बड़ा झटका, जिनपिंग झल्ला उठे। बताएंगे दोस्तों क्या फैसला लिया है अपने भारत ने। तो वहीं बताएंगे एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए पाकिस्तान आखिर पहुंच ही गया अपना भारतीय प्रतिनिधिमंडल। इस्लामाबाद में हुई सेना तैनात, तो वहीं सुरक्षा का जिम्मा पाकिस्तानी सेना को सौंपा गया। लेकिन क्या सुरक्षा दे पाएगी पाकिस्तान की सेना, उठने लगे हैं बड़े सवाल। जिस देश का नाम ही हो आतंकिस्तान, वहां पर सुरक्षा का सवाल तो खड़ा हो ही सकता है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया राष्ट्रपति शासन। दोस्तों सरकार गठन का हुआ रास्ता साफ। बताएंगे गृह मंत्रालय ने कब ये फैसला लिया। तो वहीं अगर आप भी दिवाली छठ पर घर जाने वाले हैं तो बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए। साथ ही साथ आपके रिक्वेस्ट पर हम आपको खबर बताने वाले हैं, जहां पर बैंकों में सेविंग अकाउंट्स में कितना कम से कम पैसा रखेगी, फाइन ना लगे। तो दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, साथ ही साथ आपके सवालों का भी जवाब देंगे दोस्तों। बस आप वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर कंटिन्यूअसली विकास चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। अब बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां चीन पर मोदी सरकार का बड़ा अग्नि प्रहार अचानक दे दिया। बड़ा झटका आखिर क्यों उठाया भारत ने ये कदम। दरअसल दोस्तों भारत सरकार ने पॉकेट लाइटर के आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। सरकार का ये कदम घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और चीन से आने वाली खेप पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा। रविवार को विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि पॉकेट लाइटर, गैस से चलने वाले लाइटर, रिफिल ना किए जाने वाले या रिफिल किए जाने वाले लाइटर के पुर्जों का आयात तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है। सरकार 20 रुपए से कम कीमत वाले सिगरेट लाइटर के आयात पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुकी है। सरकार ने घटिया सामान के आयात को रोकने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल आग पैदा करने वाले लाइटर के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानक जारी किए थे। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल जुलाई के दौरान लाइटर पुर्जों का आयात 38 लाख अमेरिकी डॉलर रहा था। तो उधर दोस्तों दूसरा बड़ा फैसला भारत ने ये लिया। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने अंतरिक्ष आधारित निगरानी मिशन के तीसरे चरण को मंजूरी प्रदान कर दी। ये निर्णय निचली पृथ्वी और भू स्थैतिक कक्षाओं में 52 निगरानी उपग्रहों के प्रक्षेपण का मार्ग प्रशस्त करेगा। जी हाँ, मोदी सरकार के इस कदम से चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधियों की रातों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि उपग्रह समूह के पूरी तरह सक्रिय होने के बाद दोनों पड़ोसियों पर लगातार निगरानी रखी जा सकेगी। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों बड़े कदम चाइना को तो नींद में भी जागने का एहसास करा सकते हैं। वहीं आपको बता दें एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए पाकिस्तान पहुंचा भारतीय प्रतिनिधि मंडल। इस्लामाबाद में सेना तैनात। दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन बोले तो एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए विदेशी प्रतिनिधि मंडलों ने रविवार को पाकिस्तान पहुंचना शुरू कर दिया और कार्यक्रम के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय राजधानी इस्लामाबाद में सेना की तैनाती के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। जियो न्यूज ने हवाई अड्डा सूत्रों के हवाले से बताया कि रूस का 76 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल और एससीओ के 7 प्रतिनिधि पाकिस्तान पहुंचे हैं। इसके अलावा भारत का 4 सदस्यीय आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल भी पाकिस्तान पहुंच गया है। चीन से 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल, किर्गिस्तान से 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल और ईरान से 2 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भी इस्लामाबाद पहुंचा है। एससीओ के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी, जिसके लिए अधिकारियों ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। पुलिस प्रमुख ने बताया कि सुरक्षा के लिए पुलिस बल के 9000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया है और नागरिक की सुविधा के लिए एक एकीकृत यातायात योजना भी जारी की गई है। सरकार ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए राजधानी में पहले ही सेना को तैनात कर दिया है। तो वहीं इससे पहले की खबर यह है कि कराची में धारा 144 का उल्लंघन करने पर भारी बवाल मचता दिखाई दिया। जमकर पत्थरबाजी हुई, कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। जी हाँ, इस्लामाबाद में डेलीगेशन पहुंचने से पहले की ये बड़ी खबर है दोस्तों। पाकिस्तान के कराची में लगाई गई धारा 144 का उल्लंघन करने को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़पें हुई, जिससे कुछ हिस्सों में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें महिलाएं भी शामिल है। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी भी हुई। जानकारी के मुताबिक सिंध रावदारी मार्च के रूप में आयोजित प्रदर्शनकारी डॉक्टर शाहनवाज की हत्या की निंदा करने के लिए प्रेस क्लब के बाहर एकत्र हुए थे, जिन पर सोशल मीडिया पर इस निंदा संबंधित पोस्ट साझा करने का आरोप था और रहस्यमय परिस्थितियों में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। साथ ही आपको बड़ी खबर बता दें, जहां जम्मू कश्मीर से हटा राष्ट्रपति शासन, सरकार गठन का रास्ता हुआ साफ। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। दोस्तों जम्मू कश्मीर में अब नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल गृह मंत्रालय के एक आधिकारिक आदेश के अनुसार जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में सरकार गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। गृह मंत्रालय ने क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित 31 अक्टूबर 2019 के अपने पहले के आदेश को रद्द कर दिया। 13 अक्टूबर 2024 के नवीनतम आदेश ने अपने 5 साल पुराने आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश के क्रियान्वयन के साथ ही उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नई
नई सरकार को आगामी सप्ताह में शपथ लेने की आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के संबंध में 31 अक्टूबर 2019 का आदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले रद्द कर दिया जाएगा। जी हां, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय शासन लागू किया गया था। साथ ही आपको बता दें, ईरान से तनाव के बीच अमेरिका का बहुत बड़ा कदम इजराइल को भेजेगा। थर्ड बैटरी एयर डिफेंस सिस्टम होगा और मजबूत। दोस्तों, ईरान से तनाव के बीच अमेरिका इजराइल को मदद के लिए हथियार भेज रहा है। अमेरिका ने कहा है कि वो इजराइल को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस बोले तो थर्ड भेजेगा। वहीं खबर है कि इसे ऑपरेट करने के लिए अमेरिकी सैनिकों को भी इजराइल भेजा जा रहा है। पेंटागन ने रविवार को कहा कि अमेरिका इजराइल को टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस बैटरी और सैनिक भेजेगा। पेंटागन अमेरिका का रक्षा कार्यालय है। तो वहीं इसके प्रवक्ता मेजर जनरल पैट राइडर ने बयान में कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन के निर्देश पर थर्ड बैटरियों की तैनाती को अधिकृत किया गया है। राइडर ने कहा कि इससे अप्रैल और अक्टूबर में इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद वायु रक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी। वहीं ईरान ने पहले ही अमेरिकी सैनिकों को इजराइल से बाहर रहने की चेतावनी दी थी। जी हां, पेंटागन के प्रवक्ता मेजर जनरल पैट राइडर ने अपने बयान में कहा कि यह कदम राष्ट्रपति बाइडेन के निर्देश पर लिया गया है। बयान में कहा गया कि थर्ड बैटरी इजराइल की एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली को बढ़ाएगी। ये कार्रवाई इजराइल की रक्षा करने और ईरान द्वारा किसी भी अन्य बैलिस्टिक मिसाइल हमले से इसे बचाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। वहीं बता दें, दुबई पहुंचा भारतीय नौसेना का जहाज शार्दुल अबू धाबी में क्या संदेश देने गया है। दोस्तों, क्या बड़ा मैसेज देगा अपना भारत। बता दें, भारत यूएई समुद्री सहयोग को मजबूत करने की कोशिश में फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन का हिस्सा भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में शनिवार को दुबई पहुंच गया है, जिसकी पुष्टि अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने एक बयान के जरिए किया। बयान में कहा गया है कि इस यात्रा का उद्देश्य भारत और यूएई के बीच सद्भावना को बढ़ावा देना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने कहा कि भारत यूएई समुद्री सहयोग को मजबूत करना फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन का हिस्सा भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में दुबई पहुंचा। इस यात्रा का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा अंतर संचालन को बढ़ाना और भारत और यूएई के बीच सद्भावना को बढ़ावा देना है। जी हां, साथ ही बता दें, खालिस्तानी आतंकवाद को लेकर पत्रकारों पर हमलों से चिंतित हूं। जी हां, कनाडाई सांसद ने सख्ती से निपटने को कह दिया। बता दें, कनाडा में भारतवंशी सांसद चंद्र आर्य ने खालिस्तानी आतंकवाद पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों पर हमलों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो ऐसे मामलों में सख्ती से निपटे। नेपिनियन में सांसद आर्य ने शुक्रवार को हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं कनाडा में खालिस्तानी आतंकवाद पर रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों पर हमला से बहुत ज्यादा चिंतित हूं। इस मौके पर उन्होंने कुछ दिनों पहले रेड एफएम कैलेगरी के ऋषि नगर पर हुए हमलों का हवाला दिया। कहा कि ग्रेटर टोरंटो क्षेत्र और पूरे कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों द्वारा कई और हमले किए गए हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि कभी भी छिन सकती है कनाडाई पीएम ट्रूडो की कुर्सी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी से वाकई में उसको पंगा लेना बहुत भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल कनाडा में लिबरल पार्टी के भीतर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार लिबरल पार्टी के कुछ सांसदों ने प्रधानमंत्री पर इस्तीफा देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सीबीसी न्यूज के अनुसार हाल के टोरंटो और मॉन्ट्रियल उपचुनाव में हार के बाद यह संतोष अपने चरम पर पहुंच गया है। कम से कम 20 लिबरल सांसदों ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें नेतृत्व में बदलाव की मांग की गई है। इस दस्तावेज को एक प्रतिबद्धता पत्र कहा जा रहा है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय बोले तो पीएमओ के संभावित विरोध के बावजूद ट्रूडो से इस्तीफा लेने की दिशा में एक ठोस कदम के रूप में देखा जा रहा है। वहीं बता दें, राष्ट्रपति बना तो फौज बुलाकर इस देश की कर दूंगा घेराबंदी। दोस्तों, ट्रंप ने आखिर किस देश को दे दिया ये बड़ा अल्टीमेटम, बड़ी धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इस राज का खुलासा कर दिया कि अगर वे इलेक्शन जीत जाते हैं तो सबसे पहले क्या काम करें। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की योजना है कि इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिलने पर वो सबसे पहले अमेरिका की सैन्य नीतियों में बदलाव करेंगे। वे यूरोप और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बावजूद दुनिया के दूसरे हिस्सों में तैनात अपने सैन्य बलों को वापस बुलाकर अमेरिकी धरती पर तैनात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशों से बुलाए जाने वाले हजारों अमेरिकी सैनिकों को मैक्सिको से लगी सीमा पर तैनात करने का संकल्प लिया है। उन्होंने निर्वासन और अशांति से निपटने जैसी घरेलू चुनौतियों से निपटने के लिए भी मिलिट्री के इस्तेमाल पर विचार किया है। उन्होंने उन सैन्य अधिकारियों को सेवा से हटाने की भी बात की है जो वैचारिक रूप से उनके विरोधी हैं। कुल मिलाकर चुनाव जीतने पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी समाज में सेना की नई भूमिका की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं बता दें, बांग्लादेश के राष्ट्रपति की लोगों से अपील, कहा धार्मिक मूल्यों का उपयोग देश की प्रगति के लिए करें। जी हां, बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने रविवार को सभी धर्मों के लोगों से मिलकर काम करने का आग्रह किया ताकि देश को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने ये अपील दुर्गा पूजा
त्योहार और उनकी प्रतिमा के विसर्जन के मौके पर की। राष्ट्रपति ने आग्रह किया कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है और धार्मिक मूल्यों का उपयोग राष्ट्र की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने बंग भवन में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान सभी नागरिकों से जाति या धर्म की परवाह किए बिना एकजुट होने और एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। दोस्तों, राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने हिंदू समुदाय के लोगों को बधाई देते हुए ये बातें कही हैं, तो वहीं बता दें श्रीलंका की नई सरकार का कड़ा एक्शन, कई हाई प्रोफाइल मामलों के काले चिट्टे खोलने के दे दिए आदेश। दोस्तों, श्रीलंका की नई सरकार ने पुलिस को कुछ हाई प्रोफाइल मामलों की फिर से जांच करने का आदेश दे दिया, जिसमें 2019 के ईस्टर संडे आतंकवादी हमले और 2005 में एक तमिल अल्पसंख्यक समुदाय के पत्रकार की हत्या का मामला भी शामिल है। पिछले महीने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाली सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पावर ने उन पिछले मामलों की फिर से जांच करने का वादा किया था जिनका समाधान नहीं हो पाया था। सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि जांच में किसी भी तरह की चूक की पहचान की जा सके। वहीं बता दें स्पेस एक्स ने सबसे शक्तिशाली रॉकेट उड़ाकर रच दिया इतिहास। स्टारशिप रॉकेट की लॉन्च पैड पर कर दी कंट्रोल लैंडिंग। जी हां, स्पेस एक्स ने रविवार को अपने स्टारशिप रॉकेट को अब तक की सबसे साहसिक परीक्षण उड़ान के तहत प्रक्षेपित किया और यांत्रिक भुजाओं यानी आर्म के सहयोग से लौट रहे बूस्टर को पैड पर वापस उतारा गया। लगभग 400 फुट लंबे स्टारशिप को सूर्योदय के समय मैक्सिको की सीमा के निकट टेक्सास के दक्षिणी सिरे से प्रक्षेपित किया गया। यह पूर्व के उन 4 अन्य स्टारशिप की तरह मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर से वक्र बनाते हुए गुजरा, जो या तो उड़ान भरने के तुरंत बाद नष्ट हो गए थे या समुद्र में गिरकर नष्ट हो गए थे। स्पेस एक्स ने पहले चरण के बूस्टर को वापस उसी पैड पर उतारा जहां से उसने 7 मिनट पहले उड़ान भरी थी। प्रक्षेपण टावर पर धातु की विशाल छड़ें लगी थी जिन्हें चॉपस्टिक कहा जाता है। स्टारशिप में 33 रैप्टर इंजन लगे हैं। कैलिफोर्निया के हॉर्थॉर्न स्थित स्पेस एक्स मुख्यालय से स्पेस एक्स की केट टाइस ने कहा, यह इंजीनियरिंग इतिहास के क्षेत्र में एक बड़ा दिन है। ये उड़ान निर्देशक पर निर्भर था कि वो वास्तविक समय में ये निर्णय ले कि लैंडिंग का प्रयास किया जाए कि ना किया जाए। वहीं बता दें जर्मनी में मिला द्वितीय विश्व युद्ध के समय का बम, खाली कराए गए घर, 5000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। जी हाँ, जर्मनी के हैम्बर्ग के ट्रेंडी स्टोन शेंज जिले में द्वितीय विश्व युद्ध के समय का बम मिला है। बम मिलने के सूचना पर पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस ने इलाके पहुंचकर घरों को खाली कराया। इस दौरान क्षेत्र से 5000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इसके बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग ने बम को निष्क्रिय किया। जी हाँ, ये बम आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कितना बड़ा है ये बम। ये द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। वहीं बता दें नेतन्याहू की अपील के बाद आया यूनाइटेड नेशन का बयान, कहा गेट तोड़कर शांति सैनिकों के बेस के भीतर घुसे हैं इजरायली टैंक। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने रविवार को कहा कि इजरायली टैंक दक्षिणी लेबनान में उसकी शांति सेना के एक बेस के गेट को तोड़कर भीतर घुस गए। यूनाइटेड नेशन की तरफ से यह नियमों के उल्लंघन और हमलों का नया आरोप है जिसकी इजराइल के सहयोगी भी निंदा कर रहे हैं। यूनिफिल ने एक बयान में कहा कि इतने दिनों में चौथी बार हम आईडीएफ को संयुक्त राष्ट्र कर्मियों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हर समय संयुक्त राष्ट्र परिषद का सम्मान करने के उनके दायित्वों की याद दिलाते हैं। बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र से लेबनान में युद्ध क्षेत्रों से यूनिफिल शांति सेना के सैनिकों को हटाने की अपील की है। वहीं बता दें एससीओ समिट से पहले पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापा फलस्तीन को लेकर भी कह दी बड़ी बात। दोस्तों, इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक से पहले पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने रविवार को विवादित बयान देते हुए कहा कि जिस तरह से कश्मीर हमारी प्राथमिकता है, हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसी तरह से फलस्तीन भी हमारी प्राथमिकता है। इस्लामाबाद में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तहरार के साथ मीडिया से बात करते हुए डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। अब ऐसे में कश्मीर पर यह बयान देना वाकई में हो सकता है जयशंकर जी उनको वहीं के वहीं पाकिस्तान में ही जवाब दे दे। तो वहीं बता दें पाकिस्तान के कराची में मचा है हाहाकार, वैक्सीन की कमी से मर गए 100 बच्चे। क्या है पूरा मामला, बता दें पाकिस्तान के कराची में डिप्थीरिया से 100 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है और इसका मुख्य कारण डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन यानी डैट की कमी है। डिप्थीरिया एक गंभीर और संक्रामक बीमारी है जिसे वैक्सीनेशन के मदद से रोका जा सकता है। हालांकि कराची और सिंध के अन्य हिस्सों में इस बीमारी के खिलाफ जरूरी एंटीटॉक्सिन दवाओं की कमी ने इस स्थिति को और अधिक खतरनाक बना दिया है। पिछले साल सिंध संक्रामक रोग अस्पताल में 140 डिप्थीरिया के मामले दर्ज किए गए थे जिनमें से 52 बच्चों की जान ना बच सकी। इस साल डिप्थीरिया से 100 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है। संक्रामक रोग विशेषज्ञों का कहना है कि पूरे सिंध में एंटीटॉक्सिन दवा मौजूद नहीं है। एक बच्चे के इलाज के लिए 0.25 मिलियन पाकिस्तानी रुपए की एंटीटॉक्सिन दवा की आवश्यकता होती है। जी हाँ, वही बता दें वेस्ट बंगाल से बड़ी खबर, दुर्गा पूजा पंडाल में तोड़ फोड़ की घटना। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया ट्वीट। दोस्तों, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दुर्गा पूजा पंडाल में तोड़फोड़ की घटना का वीडियो शेयर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि श्यामपुर बाजार
व्यवसायी समिति पूजा पंडाल में मूर्तियों को आग लगा दी गई और अन्य पंडालों में भी तोड़फोड़ की गई। उन्होंने कहा कि आज श्यामपुर पुलिस स्टेशन जहां वे प्रतिनियुक्ति देने गए थे, वहां से लौटते समय उपद्रवियों का एक समूह उग्र हो गया और दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया कि उनमें से कुछ लोगों ने विसर्जन घाट पर पथराव भी किया। वहीं बता दें, यूनाइटेड अरब अमीरात में अवैध रूप से रह रहे भारतीय होंगे डिपोर्ट। सरकार ने माफी मांगने का दिया अंतिम मौका। 4000 ने किए थे आवेदन। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में अवैध रूप से रह रहे लोगों को डिपोर्ट करने का फैसला किया है। सरकार ने भारतीय प्रवासियों को 30 अक्टूबर 2024 तक माफी आवेदन का समय दिया है। दरअसल सरकार ने 1 सितंबर 2024 से एमएनएसडी स्कीम यानी माफी योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे और वीजा अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी देश में मौजूद लोगों को कानूनी राहत प्रदान करना है। इस योजना के तहत 30 अक्टूबर तक आवेदन करने वाले लोगों को यूएई में अवैध रूप से रहने पर माफी दी जाएगी। इसके बाद 1 नवंबर से यूएई प्रशासन द्वारा सख्त छापेमारी अभियान चलाया जाएगा, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और डिपोर्टेशन की कार्रवाई होगी। यूएई में करीब 35 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं, जिनमें से कई लोग इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। वहीं बता दें, कमाला हैरिस ने आखिर क्यों जारी कर दी मेडिकल रिपोर्ट। बाइडेन की सेहत पर हमलावर रहे ट्रंप की उम्र पर सवालिया तंज। दोस्तों, अमेरिका की उपराष्ट्रपति और मौजूदा राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने शनिवार को अपने डॉक्टर की ओर से जारी एक मेडिकल रिपोर्ट जारी किया। इसमें कहा गया है कि हैरिस बिल्कुल सेहतमंद है और अमेरिका की शीर्ष पद के लिए फिट है, ताकि वो अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुकाबला कर सके। कमला हैरिस 59 साल की है और 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव लड़ रही है। हैरिस के एक सहयोगी के अनुसार उन्होंने अपनी मेडिकल जानकारी सार्वजनिक की है, ताकि ट्रंप के ऐसा करने से इनकार करने की ओर लोगों का ध्यान बड़े पैमाने पर आकर्षित किया जा सके। हालांकि इसके ट्रंप को हैरिस का जवाब या बदला की तरह भी देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप शुरुआत में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन की उम्र और सेहत पर लगातार हमलावर रहते आए हैं। तो वहीं बता दें, 22 रोड और 51 ब्रिज बनाकर बीआरओ ने दली चीन की छाती पर मूंग। दर्द तो पाकिस्तान को भी हुआ होगा। बता दें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। पहाड़ों में आई आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना हो, या भारी बर्फबारी से ठप पड़े ट्रैफिक को बहाल करना हो, और या फिर देश की सुरक्षा के लिए दुर्गम इलाकों पर सड़क और जरूरी पुलों का निर्माण करना हो, बीआरओ ने हमेशा अपनी कामयाबी से पूरे देश का दिल जीता है। इसी कड़ी में भारतीय सेना ने भी बीआरओ की तारीफ की है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बीआरओ की काबिलियत को ध्यान करती हुई कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। सेना ने अपनी पोस्ट में लिखा कि सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के प्रोजेक्ट हिमांक ने क्रमशः लेह मनाली रोड और लेह हानले रोड पर एक एक रणनीतिक पुल पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इन 2 पुलों का उद्घाटन होने के साथ साथ यहाँ भारी सैन्य उपकरणों समेत सभी प्रकार की गाड़ियों को अपनी पोस्ट पर जल्द पहुँचाया जा सकेगा। वहीं आपको बता दें, सुपुर्दे खाक हुए बाबा सिद्दीकी हत्या के 3 आरोपी गिरफ्त में, 3 की तलाश अब भी जारी। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की परसों शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने अब इस हत्याकांड में 6 में से तीसरे संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फेसबुक पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला शुभम लोनकर के 28 वर्षीय भाई प्रवीण लोनकर को पुणे से गिरफ्तार किया है। इन दोनों भाइयों ने मिलकर धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम को साजिश में शामिल किया था। धर्मराज कश्यप पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि शिव कुमार अभी फरार है। एक और आरोपी जिशान अख्तर के ऊपर आरोप है कि उसने हत्याकांड में शामिल आरोपियों को किराए का कमरा दिलाने में मदद की थी। दोस्तों, आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी। कह दिया है जो सलमान खान की मदद करेगा वो अपना अपना हिसाब किताब लगा के रखना। जी हाँ, बता दें, हत्याकांड के कुछ घंटे बाद कुख्यात बिश्नोई गिरोह की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया है। फिलहाल केंद्रीय एजेंसियां इसकी सत्यता को लेकर जांच कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये पोस्ट शुभू लोंकर के फेसबुक अकाउंट से किया गया है, जो बिश्नोई गिरोह का सहयोगी शुभम रामेश्वर लोंकर हो सकता है, जिसको अभी गिरफ्तार किया है। दोस्तों, महाराष्ट्र की पुलिस ने उस पोस्ट में क्या लिखा था, हमारा मकसद आपको वो बताना। उसमें लिखा था कि सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बंद रहे हैं, वो एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद इब्राहिम गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले बार कभी नहीं किया। जय श्री राम, जय भारत, ये लिखा था पोस्ट में। बहरहाल दोस्तों, पुलिस की जांच कर रही है। तो वहीं बता दें, हरियाणा की जीत और सबक से तय होगी मोदी राहुल की अगली सियासत। महाराष्ट्र झारखंड में रोचक मुकाबले। जी हां, जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद देश का राजनीतिक तापमान एकाएक गर्म हो गया है। हरियाणा में कांग्रेस की अप्रत्याशित हार और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को के शानदार प्रदर्शन ने इंडिया गठबंधन में सहयोगी दलों को कांग्रेस पर मुखर होने का जो मौका दिया है, उससे कांग्रेस पर फिर वैसा ही दबाव बन गया है जैसा कि नवंबर दिसंबर
2023 में 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावी हार के बाद बना था। नतीजा कांग्रेस ने अपने रुख को लचीला बनाया और लोकसभा चुनावों में सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल करके भाजपा को 240 और एनडीए को 293 पर रोक दिया। जी हाँ, तो उधर हरियाणा की चौंकाने वाली जीत और जम्मू कश्मीर में पिछली बार से ज्यादा सीटों की जीत ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पिछले साल के आखिर में 3 राज्यों की जबरदस्त जीत जैसा सियासी टॉनिक फिर दे दिया है। वहीं ये नतीजे नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए फिर भी वैसा ही सबक है जैसा उन्हें 2023 में 3 राज्यों की हार के बाद मिला था। अब अगले ही महीने संभावित महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनावों के लिए तैयार हो रहे दोनों दल इन नतीजों से कैसा फायदा उठा पाते हैं, इन राज्यों के चुनाव नतीजे इससे तय होंगे। साथ ही आपको बता दें, हरियाणा में तेज हुई नई सरकार के गठन की तैयारी, अमित शाह जी और मोहन यादव को नियुक्त किया गया पर्यवेक्षक। जी हाँ, सरकार के गठन से पहले पार्टी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी है। बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को हरियाणा राज्य का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने प्रेस रिलीज भी जारी की है। वहीं बता दें, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी बीजेपी। आरएलडी के खाते में सिर्फ एक ही सीट। जी हां, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दिल्ली में चल रही यूपी बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। सूत्रों ने बताया कि इन 10 सीटों में से 9 पर बीजेपी और 1 सीट पर मीरपुर से आरएलडी चुनाव लड़ेगी। सूत्रों ने बताया कि बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने भाग लिया। इस बैठक में 9 सीटों पर बीजेपी और मुजफ्फरनगर की मीरपुर सीट आरएलडी को देने का निर्णय हुआ है। दोस्तों वहीं बता दें, बहराइच में मूर्ति विसर्जन के जुलूस में मचा हंगामा, एक युवक की मौत, एक्शन में सरकार, थाना अध्यक्ष चौकी इंचार्ज हुआ सस्पेंड। दोस्तों, यूपी के बहराइच जिले के हरदी क्षेत्र के महाराजगंज बाजार में रविवार को देवी दुर्गा माता की मूर्ति के विसर्जन जुलूस के दौरान गोलीबारी और पथराव होने से हड़कंप मच गया। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। इस घटना के सामने आने के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई। इस घटना के सामने आने के बाद थाना अध्यक्ष हरदी एसके वर्मा और चौकी इंचार्ज महसी शिव कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। एसपी ने लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की है। वहीं बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ जी की माता की अचानक तबियत बिगड़ी, अस्पताल में है भर्ती, योगी मिलने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी जो 80 साल की हैं, उनकी तबियत बिगड़ने पर जॉली ग्रांट में भर्ती किया गया है। मां के भर्ती होने की खबर मिलने के तुरंत बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जी मां से मिलने जॉली ग्रांट अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स ने योगी जी को उनकी माता के स्वास्थ्य को लेकर पूरा अपडेट दिया। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी की माता को आंखों में समस्या होने की वजह से उपचार कराया जा रहा है, जिसके बाद तकलीफ बढ़ने पर भर्ती कराया गया है। दोस्तों, ऐसे में आप लोग भी योगी जी की माता जी को जल्द से जल्द ठीक होने के लिए दुआएं के साथ साथ गेट वेल सून कमेंट में कहना मत भूलिएगा। तो वहीं जो लोग दिवाली छठ पूजा पर घर जाने वाले हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है। इन सभी रूटों पर चलेगी फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें। कब से और कितने बजट ट्रेनें चलेंगी आपको बता दें। त्योहारों के दौरान भारतीय रेलवे में लंबी वेटिंग लिस्ट होती है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिवाली और छठ पूजा के दौरान अहमदाबाद से दिल्ली समेत देश की ज्यादातर ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 300 के पार पहुंच गई है। उत्तर भारत के मूल निवासी जो गुजरात में रहते हैं, वे हर बार त्योहारों के दौरान अपने घर जाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर ट्रेनें पहले ही बुक हो जाती हैं। इसको देखते हुए अब पश्चिम रेलवे ने इस बड़ी भीड़ को देखते हुए यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। तो आपको बता दें, 21 अक्टूबर से चलेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें। त्योहार के मौके पर 6000 से ज्यादा ट्रेनें हैं। जी हाँ, पश्चिम रेलवे दिवाली और छठ पूजा के लिए 21 अक्टूबर 2024 से 10 नवंबर 2024 के दौरान अहमदाबाद मंडल से 16 फेस्टिवल वीकली स्पेशल ट्रेनों की 57 ट्रिप चला रही है, जिसमें अहमदाबाद से पटना, दरभंगा, दानापुर, बरौनी, कानपुर सेंट्रल, आगरा कैंट और तिरुचिपराली, गांधीधाम से भागलपुर और बांद्रा टर्मिनल और साबरमती से पटना, सीतामढ़ी और हरिद्वार के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें शामिल है। इनमें अहमदाबाद, आगरा कैंट त्रि-साप्ताहिक स्पेशल और साबरमती हरिद्वार द्वि-साप्ताहिक ट्रेनें शामिल है। दोस्तों, बाकी सारी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। प्रॉपर गाड़ी के नंबर के साथ हमने लिस्ट दिखा दिया है। दोस्तों, साथ ही साथ अंतिम खबर आपको बता दें, सेविंग अकाउंट में कम हुआ पैसा तो लगेगा फाइन, लेकिन क्या आपको पता है कि आप किस बैंक में कितना कम बैलेंस रख सकते हैं? अगर उससे नीचे रखते हैं तो फाइन लग सकता है। दरअसल अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका खाता है तो कम से कम आपको 3000 रुपए रखने ही पड़ेंगे। अगर छोटे शहरों में रहते हैं तो 2000 रुपए रखना पड़ेगा कम से कम, और गाँव एरिया में रहते हैं दोस्तों तो 1000 रुपए कम से कम रखना पड़ेगा। तो वही पंजाब नेशनल बैंक में बड़े छोटे शहरों में 2000 रुपए का बैलेंस रखना पड़ेगा। तो वही ग्रामीण में 1000 रुपए। तो वही HDFC की बात करें तो बड़े शहरों में 10,000 रुपए, छोटे शहरों में 5000 और गाँव वगैरह में 2500 रुपए रखने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, बाकी बैंकों की आप लिस्ट स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। क्या आपको पहले से पता था? जिनको नहीं पता था कमेंट में जरूर बताएगा। तो वहीं दोस्तों, ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। तो वहीं वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते अगली खबर में। यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।